गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जब भी हमारी क्लास चल रही थी, ऑफलाइन क्लासेस जब चल रही थी, तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, परमाणु व अणु। ठीक है, अब इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले मैं सबको एक चीज़ बता देती हूँ कि आप लोगों को हॉलीडे होमवर्क जो है वो सेंड किया गया है। तो वो हॉलीडे होमवर्क आपको करना है। उस हॉलीडे होमवर्क से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। एंड सेकंड थिंग, एक चीज़ और है कि आपको क्या करना है कि जो भी मैं वीडियोस आपको भेजूंगी, आपको वो वीडियोस सारी देखनी है, क्योंकि जिस हिसाब से अब लॉकडाउन की वजह से आप लोगों की क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो ऐसा भी कुछ श्योर नहीं है कि विंटर ब्रेक के बाद भी आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी ऑफलाइन। तो ऐसा मतलब कुछ भी श्योर नहीं है अभी तक, तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकते हैं। तो जब तक आपको स्कूल नहीं बुलाया जा रहा है, तो इसका मतलब आपको जो भी कंटेंट आपको व्हाट्सअप किया जाता है, आप वो सारा कंटेंट खोल के ज़रूर देखें, पूरा देखें। चाहे वीडियो 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है, क्योंकि वो आपको भेजी इसलिए जा रही है ताकि वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए, वो पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है। साथ ही हमने ये चैप्टर 3 जो था, जो कि हमारे मिड टर्म सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि 3rd चैप्टर जो है वो हमारे सेकंड टर्म का सबसे पहला चैप्टर है, जिसको हमने स्टार्ट किया था क्लास में। तो हमने पढ़ लिया था कि परमाणु व अणु। एक बार मैं बता देती हूँ, मैंने बताया था कि परमाणु क्या होते हैं, कि कोई भी पदार्थ होता है कि अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, मतलब विभाजित करते हैं, तो जैसे जैसे हम उसको विभाजित करते जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो पदार्थ जो है उसका इतना छोटा सा कण, इतने छोटे छोटे कण हो जाते हैं कि उनको विभाजित और नहीं कर सकते, उनको और नहीं बांटते, तो उसी कण को हम परमाणु बोलते हैं। ये सब चीज़ मैंने आपको वहाँ पे बताई थी। और एक उसके बाद हमने एक और चीज़, नई चीज़ और पढ़ी थी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था हमने। द्रव्यमान संरक्षण जो था, ये हमारे रासायनिक संयोजन का सबसे पहला नियम था, जिसमें कि हमने ये चीज़ देखी थी कि क्या होता है कि जो हमारा कोई भी हमने एक रासायनिक अभिक्रिया होती है कि जैसे कोई भी पदार्थ है, अगर उसको किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलाया जाए, तो वापस जो पहला, मान लो पहला पदार्थ हमने ले लिया 5 ग्राम, दूसरा भी ले लिया हमने 5 ग्राम, और दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो हमें जो नया पदार्थ मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, 10 ग्राम ही मिलेगा। मतलब 5 ग्राम उसका ऐड हो गया पहले वाले का और 5 ग्राम दूसरे वाले का, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया। तो जितना, तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो द्रव्यमान होता है, यानी कि जो भार होता है, ना तो हम उसको खुद से बनाते हैं और ना ही उसका विनाश हो सकता है। जितना हम उसको, जितना दोगे उतना ही पाओगे। मतलब एक तरीके से इसको ऐसे समझ लो कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन अगर होगा तो उसमें द्रव्यमान ना तो ख़त्म होगा और ना ही द्रव्यमान नया बनेगा, जो है वही रहेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होते हैं। जैसे मान लो अगर कागज़ है, अगर कागज़, पहले कागज़ का भार जितना था, जलाने पे जो उसकी मतलब राख सी बन जाती है, तो भले ही वो हल्की हो जाती है थोड़ी, लेकिन उसमें से कुछ गैस भी तो निकल के गई ना। जब वो कागज़ जला तो उसमें से कुछ गैसेस भी निकल के बाहर गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो वो राख थी और कुछ जो गैसेस थी उनका भार। तो अगर उन सबको मिला के देखा जाए तो जितना कागज़ पहले था जलने से पहले, उतना ही भार जो होगा वो बराबर होगा। तो इसलिए इसको हम द्रव्यमान के संरक्षण का सबसे पहला नियम बोलते हैं, जिसमें कि हमने ये 3.1 एक्सपेरिमेंट करा था, जिसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि जो ये होता है हमारे पास, ये हमने एक कॉनिकल फ्लास्क ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, और इसमें हमने कोई भी एक पदार्थ डाल दिया, जिसमें कि हम कॉपर सल्फेट ले लेते हैं या सोडियम कार्बोनेट। तो कॉपर सल्फेट अगर हमने मान लो कॉनिकल फ्लास्क में लिया है और सोडियम कार्बोनेट हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया, और ये XY दोनों को अलग अलग नाम दे दिया। पहले तो हमने इनको अलग अलग मेज़र कर लिया, फिर अगर मिक्स कर देते हैं और उसके बाद जब हम मेज़र करेंगे तो वो बराबर ही भार आएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये पता चलता है कि द्रव्यमान ना तो ख़त्म होता है और ना ही उसका सृजन होता है, ना ही उसको बनाया जाता है। तो इसीलिए द्रव्यमान संरक्षित था, जितना पहले था उतना ही रहा। तो इसीलिए इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि रासायनिक संयोजन का सबसे पहला नियम है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बीच बीच में मैं बताती भी चलूँगी कि कहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ पे देखिए स्थिर अनुपात का नियम। सबसे पहला नियम जो था वो तो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। जो दूसरा नियम है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दो नियम थे। सबसे पहला तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम। इसमें क्या है, स्थिर अनुपात के नियम में क्या है कि जितना अनुपात पहले था ना, मतलब जितना अनुपात किसी भी कोई भी तत्व है। अच्छा एक चीज़ और समझो कि जो हमारे जो आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे जो भी मैंने आपको वीडियो भेजी थी, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो उस वीडियो में सबसे शुरू में ही आपको 118 तत्व बताए हुए हैं, ठीक है। और उसमें ये भी बताया हुआ है कि जितनी भी हमारे आसपास की चीज़ें बनी हुई हैं वो सारी तत्वों से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में अगर कोई पेन है, पेंसिल है, तो वो भी एक तत्व है, उससे मिलकर बनी है। जैसे हमारे दांत होते हैं तो हमारे दांतों में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम भी जो होता है वो भी एक तत्व है, ठीक है। और हमारी हड्डियों में कैल्शियम है, तो यानी कि हमारी हड्डियां जो है वो कैल्शियम नाम के तत्व से बनी हुई हैं। अब जो नमक होता है, नमक में दो तरह के तत्व होते हैं, एक तो सोडियम होता है Na और एक होता है Cl क्लोरीन। तो Na जो सोडियम जिसका कि तत्व जो है उसकी जो परमाणु संख्या है वो होती है 11 और जो Cl क्लोरीन है उसकी परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 17। तो इस हिसाब से जो नमक है हमारा वो दो तत्वों से मिलकर बना है, एक तो सोडियम से और एक क्लोरीन से। हमारे जो दांत हैं वो एक तत्व से मिलकर बने हैं, जैसे कि कैल्शियम से, और फॉस्फोरस भी होता है। तो इसी तरीके से जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जहाँ भी आप बैठ रहे हो, तो वो सब तत्वों से मिलकर बनी है, ठीक है। अगर हम उनको तोड़ दें, बहुत ज़्यादा ही तोड़ते चले जाएं, तो आप देखोगे छोटे छोटे बारीक बारीक उनके कण जो होंगे वो हमें मिलेंगे, तो वो उनका एक तत्व है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए कि चाहे आप किसी बेड पे बैठे हो, तो पूरा वो जो बेड है उसके अंदर किसी भी नाम के अगर वो तत्व से बना है, तो उसके अंदर इतने सारे तत्व के परमाणु हैं, मतलब उसके छोटे छोटे तत्व के परमाणु हैं उसके अंदर। पेन है तो जैसे लोहा होता है, तो लोहा यानी कि आयरन, तो वो आयरन नाम के तत्व से बना हुआ है। तो जब अगर हम लोहे को तोड़ें तो हम देखें कि जो लोहा है उसमें उसको अगर हम बहुत ज़्यादा तोड़ दें तो उसके अंदर आयरन यानी कि Fe जो है उसके इतने सारे परमाणु हैं, उसके इतने सारे बहुत सारे तत्वों के परमाणुओं से मिलकर वो बना हुआ है। तो इसी प्रकार से हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो सब तत्व से बनी होती हैं और एक एक तत्व का एक एक परमाणु आपस में जुड़ के वो पूरी चीज़ को बनाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो भी ये तत्व होते हैं ना, इनका भी जो अनुपात होता है ना वो भी स्थिर रहता है, मतलब निश्चित रहता है। इसका अनुपात है वो हमेशा सेम रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसको कैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, चलिए यहाँ पे देखिए 3.1.2 स्थिर अनुपात का नियम मैं ये पढ़ रही हूँ, ठीक है। लावाज़िए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक द्रवों की प्रकृति के बारे में तत्वों से निर्मित होता है। यहाँ पे ये, ठीक है। आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेंगे कि जो हमारे लावाज़िए वैज्ञानिक हैं इन्होंने एक चीज़ ये भी बताई कि जो यौगिक होते हैं यानी कोई भी यौगिक जो है वो दो या दो से अधिक तत्व, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया NaCl है, तो सोडियम इसमें एक अलग तत्व है और क्लोरीन जो है ये इसमें एक अलग तत्व है। तो ये पूरा जो है सोडियम क्लोराइड है, तो यानी कि सोडियम क्लोराइड हो गया यौगिक और इसमें दो तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं, एक तो सोडियम तत्व है और एक क्लोरीन तत्व है, और ये पूरा सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, यौगिक। तो कोई भी यौगिक जो है वो दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लो। और इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। तो इस पूरे पैराग्राफ को आप अंडरलाइन कर लो और इसका ये चीज़ याद रख लो कि स्थिर अनुपात का नियम जो है वो ये बताता है कि कोई भी यौगिक वो दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर तत्वों का जो अनुपात है वो जो तत्व मिले हुए हैं उसमें दो तत्व मिले हैं, तीन मिले हैं, चार मिले हैं, जो भी तत्व उसमें मिले हुए हैं तो उनका जो अनुपात है वो कैसा है, एकदम स्थिर है। इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो, इस मतलब उसका अनुपात निश्चित ही रहेगा, चाहे हमने उस तत्व को कहीं से भी लिया है, ठीक है। यौगिक जल में जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल H2O आप कोई भी जल ले लो,
कहीं का भी जल ले लो, चाहे वो आप सप्लाई का ले लो, समरसीबल का ले लो, किसी नाले का ले लो, किसी समुद्र का ले लो, किसी तालाब का ले लो, कोई भी जल आप ले लो, तो वो जल जो है वो जल ही है। और वो जल है वो किससे मिलकर बना है, वो दो तत्व से मिलकर बना है। और उसमें वो दो तत्व कौन कौन से हैं, एक तो हाइड्रोजन जिसको आप H से डिनोट करते हो, और एक होता है ऑक्सीजन जिसको आप O से डिनोट करते हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन के परमाणु मतलब हाइड्रोजन के कितने परमाणु, उसमें हाइड्रोजन के 2 हैं, तभी उसमें H2 लिखा होता है। और ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन का 1 है, O है। तो इस तरीके से उसका जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया H2O। तो यानी कि ये बन गया यौगिक। अब ये H2O जो है वो एक यौगिक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 तत्व मिले हुए हैं, एक तो हाइड्रोजन तत्व मिला हुआ है और दूसरा ऑक्सीजन तत्व मिला हुआ है, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला है, जल का फॉर्मूला है, ये जल है। तो यहाँ पे जो जल जो कि एक यौगिक है, इसके अंदर 2 तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इनका जो अनुपात होता है ना वो हमेशा 1.1:8 ही रहेगा। आप ये चीज़ अंडरलाइन कर लो, इसे भी याद रखो कि जो यौगिक जो कि जल एक यौगिक है और इसके अंदर 2 तत्व होते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, ठीक है। तो अब अगर हम इनका वो निकालें तो हाइड्रोजन तो एक ही है, ठीक है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान, इनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग अलग होती है। वो द्रव्यमान संख्या ना मैं आपको भेज दूंगी, तो आप याद कर लेना। और आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो भी, उसकी भी वीडियो में भेज दूंगी। और अगर आपको यूट्यूब से मिलती है या फिर कहीं से भी मिलती है तो आप उसको मुझे भेजना और फिर मैं आपको करेक्ट कर दूंगी कि हाँ ये ठीक है। और फिर आप उनकी परमाणु संख्या और उनकी द्रव्यमान संख्या ना याद कर लेना, ये आपको अनुपात निकालने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से इनका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनके जो द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है। मतलब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या तो 1 होती है, पर इसका जो द्रव्यमान होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, मैंने बताया कि स्रोत मतलब कहीं से भी उठाया हो जल, चाहे वो नाले का पानी हो, चाहे वो पीने वाला पानी हो, चाहे वो आप बाथिंग के लिए जो पानी यूज़ करते हैं वो हो, कोई भी पानी हो, तो लेकिन उसका द्रव्यमान हमेशा सदैव निश्चित ही रहेगा 1:8, ठीक है। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। मतलब अगर मान लीजिए हमें 9 ग्राम, हम लोगों को मान लो 9 ग्राम पानी चाहिए, तो जो 9 ग्राम पानी अगर हमें चाहिए ना, तो उसमें 8 ग्राम तो हाइड्रोजन होगी और 1 ग्राम उसमें ऑक्सीजन होगी, ठीक है। सॉरी, 1 ग्राम तो उसके अंदर हाइड्रोजन होगी और 8 ग्राम उसके अंदर होगी ऑक्सीजन। तो वो टोटल मिला के कितना हो गया, 9 ग्राम पानी हो गया, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपको मैं यही कहूँ कि मुझे आप चीनी और नमक का घोल बना के दो और वो 10 ग्राम होना चाहिए, तो आप यही करोगे कि उसमें सिर्फ चीनी और नमक की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ पानी को भी छोड़ो, तो आप यही सोचोगे कि अगर मैम को 10 ग्राम चाहिए तो 5 ग्राम नमक ले लेते हैं, 5 ग्राम चीनी ले लेते हैं, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे तो दोनों बराबर हो गए। लेकिन अगर हमने पूछा है कि हमें सिर्फ 9 ग्राम जल को यूज़ करना है, तो हम उसमें हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन को हम 1 ग्राम ले लेते हैं और ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं 8 ग्राम, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 9 ग्राम हो गए। तो उस हिसाब से हमें 9 ग्राम जल को ही वेस्ट करने की ज़रूरत रहेगी। इसी प्रकार अमोनिया ले लिया हमने, NH3 ले लिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार सदैव 14:3। ये चीज़ पूरी अंडरलाइन करते चलो कि अगर हमें अमोनिया लेना है, देखो अमोनिया भी एक यौगिक है, मतलब कि एक कंपाउंड है, इसके अंदर भी 2 वो हैं, क्या बोलते हैं, 2 तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं, एक तो इसके अंदर नाइट्रोजन है और एक इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये 2 तत्व हैं और इन दोनों तत्व को मिला के एक कंपाउंड यानी कि यौगिक बन गया, जिसका नाम हो गया अमोनिया, NH3। अब उसके बाद अगर हम इनके द्रव्यमान का रेशियो निकालेंगे तो वो निकलेगा 14:3 और ये हमेशा जो होगा वो स्थिर रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। अब चाहे अमोनिया आप किसी भी प्रकार से निर्मित हो अथवा कोई कहीं से भी आप अमोनिया उठा के लोगे, लेकिन फिर भी अमोनिया यानी कि NH3, अमोनिया का फॉर्मूला है ये NH3, तो इसका जो वो होगा रेशियो वो 14:3 ही होगा। उपरोक्त उदाहरण में स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था, किसी भी यौगिक में
तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये चीज़ भी आप अंडरलाइन कर लो कि कोई भी यौगिक हो, यौगिक वही होता है जो दो तत्व से मिलता है, और उस यौगिक के अंदर जो तत्व होते हैं ना, उनका जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा निश्चित रहता है। ठीक है, द्रव्यमान कैसे निकालते हैं तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आप ये वाला पढ़ो, जॉल डॉल्टन का जन्म सन। पहले हम ये पढ़ते हैं, जॉल डॉल्टन का जन्म सन 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद, मतलब ये डॉल्टन जो थे ये पैदा तो हुए 1766 में, और 12 साल की उम्र में ये टीचर बने। इनकी शुरुआत हुई लाइफ की टीचर से। 7 साल बाद वह एक स्कूल में प्रिंसिपल भी बन गए, और फिर 1793 में जॉन डॉल्टन जो है वो एक कॉलेज में गणित और भौतिकी एवं रासायनिक शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण व शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुई। मतलब इन्होंने टीचिंग करी है बहुत ज़्यादा ही पढ़ाया है अपनी लाइफ में। तो अब ये चीज़ देखो कैसे वैज्ञानिकों की अगली समझ, यहाँ पे आ जाइए, ये वाला द्रवों, पेज नंबर 3, द्रवों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। सब अब जो मैं आगे पढ़ाने जा रही हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पूरा चैप्टर ही बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और इस पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है, और इसमें से ज़्यादातर पूछा जाएगा। होल चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं पहले ही बोल रही हूँ कि जो भी कंटेंट मैं आपको भेजती हूँ, जो भी वीडियो मैं आपको भेजती हूँ, वो सब आपको ध्यान से पढ़नी है। बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं सोचना है कि 2 घंटे की है तो हम इसे नहीं देखेंगे। आप जितना टाइम दोगे उतने उस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपका उतना ज़्यादा ही वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा। और एक चीज़ और मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इस बार जो आपका पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। मतलब लिखने वाला पेपर होगा। उसमें अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 5 नंबर के हिसाब से जितना एक 5 नंबर का आंसर होना चाहिए, कंटेंट जितना उसमें होना चाहिए वो आपको लिखना पड़ेगा। और लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, जो भी आपको भेजा जा रहा है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं भेज भी रही हूँ, साथ के साथ अपनी भी वीडियो बना के भेज रही हूँ, अपना भी ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज रही हूँ, ऑनलाइन क्लास आपको भेज रही हूँ, ताकि सभी बच्चे देख पाएँ। और जो और मैं वीडियो भेजती हूँ उनको भी आपको देखना है। ठीक है, चलिए, डॉल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्म अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया था। मैंने जो अभी सबसे पहले बताया कि कोई भी पदार्थ ले लिया और उस पदार्थ को हम तोड़ते चले गए, और एक टाइम ऐसा है कि उसके जो भी छोटे छोटे कण थे वो इतने छोटे हो गए कि अब उन्हें और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, तो उसको हमने परमाणु का नाम दे दिया। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। डॉल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की। अब जो ये डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे यहाँ से अंडरलाइन कर लो कि जो डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत है, डॉल्टन का कौन सा सिद्धांत, देखो आपको हॉलिडे होमवर्क में भी डॉल्टन के सिद्धांत के बारे में आपको बताना है, उसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, तो यहीं से आप इसको अंडरलाइन कर लो कि जो डॉल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसके अनुसार क्या है कि जितने भी द्रव होते हैं, चाहे तो वो तत्व हो, चाहे वो यौगिक हो, या फिर तत्वों का मिश्रण हो, ठीक है, सूक्ष्म कणों से ही बने होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब तत्वों से मिलकर बनी होती हैं। तो जो तत्व होते हैं उसके वो छोटे छोटे तत्व के कण ही तो हैं उसके अंदर, तभी तो पूरे वो चीज़ बनी हुई है ना। वैसे जो लोहा है वो नाम तो उसका आयरन है, लेकिन अगर हम उसे तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे एकदम कण बन जाते हैं, तो उसका हर एक कण जो है वो आयरन है, हर एक कण जो है वो तत्व ही तो है। तो इस तरीके से जो भी तत्व हो, मिश्रण हो, यौगिक हो, कोई भी हो, वो सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें आप परमाणु कहते हैं। ठीक है, डॉल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें पूरे 6 के 6 जो ये पॉइंट में बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हें अंडरलाइन करते चलो।
सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। मतलब जितने भी द्रव्य होते हैं वो सब छोटे छोटे कण होते हैं उन द्रव के अंदर। मतलब कोई भी एक तत्व जब हम तोड़ते हैं तो उसके छोटे छोटे परमाणु हमें मिलते हैं, और वो तत्व जो है वो उन अपने छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और वो रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेते हैं। उनके तत्व, वो जो तत्वों के कण होते हैं, उनके तत्व जो जिन कणों को परमाणु का नाम दिया हुआ है वो रासायनिक अभिक्रिया में भी भाग लेंगे। जैसे कि मान लो, जैसे कि मैंने बताया कि सोडियम है और क्लोराइड है, और इन दोनों को अगर हम मिला दें तो सोडियम क्लोराइड मिल जाए। तो सोडियम जो है वो भी एक तत्व है, तो उसके भी जो छोटे छोटे कण हैं उसका हर एक कण जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। और क्लोरीन जो है वो भी एक तत्व है, और उसके भी छोटे छोटे कण, हर एक कण जो है वो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। ठीक है। और वीडियो में जो मैंने आपको वीडियो भेजी है उसमें तत्व को छोटे छोटे कणों में भी बता रखा है, तो आप वो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से यही चीज़ है कि तत्व के जितने भी परमाणु हैं वो सब जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। मतलब कि जो परमाणु है वो ऐसा मतलब परमाणु कब बोलते हैं हम उसे, जब बोलते हैं ना जब अब वो और ज़्यादा नहीं टूट सकता, अब वो है इतना छोटा है कि अब उसे और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। तो ना तो उसको तोड़ा जा सकता है और ना ही उसको और ज़्यादा कुछ बड़ा बनाया जा सकता है। ठीक है। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो जितने भी तत्व होते हैं वो हमने बताया है कि जितने भी तत्व होते हैं उनके जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो उनका जो रासायनिक गुणधर्म होता है वो एकदम समान होता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। और मतलब जो अलग अलग तत्व के परमाणुओं के जो द्रव्यमान होते हैं, हाँ, जितने भी अलग अलग तत्व हैं उनके जो परमाणु के द्रव्यमान हैं और जो भी उनका रासायनिक गुणधर्म है वो अलग अलग होता है। मतलब जैसे कि एक तत्व सोडियम है और एक तत्व जो है वो क्लोरीन है। ठीक है। चाहे वो एक तत्व मैग्नीशियम है, एक तत्व जो है वो क्लोरीन है, MgCl। तो अब ये अलग अलग तत्व है और इन अलग अलग तत्वों का द्रव्यमान जो होगा वो भी अलग अलग ही होगा, इसलिए इनका रासायनिक गुणधर्म होगा वो भी अलग अलग ही होगा। अब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। मतलब कि ये जो तत्व हैं ये आपस में मिलकर जो होंगे वो क्या करेंगे, यौगिक बनाएंगे। और किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। और ये जो यौगिक हैं इनके अंदर जो भी परमाणु की संख्या होगी वो निश्चित होगी, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। तो आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, तो वो सब चीज़ें तो अगले पार्ट की। लेकिन वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी कि अंग्रेज रासायनिक जॉन डाल्टन ने, अच्छा ये वाला तो मैंने पढ़ लिया था ना, हाँ। तो यहाँ तक जो है वो हमारा ये डाल्टन का जो सिद्धांत है, यहाँ पे ये जो 6 पॉइंट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताया, और इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना भी है और याद भी करना है, और ये आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है। अक्सर आपके एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 0.6 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट। आप ये क्वेश्चन जो है इनको पढ़ना और इनको खुद से करने की कोशिश करना, और इनके आंसर जो हैं वो भी मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है। बाकी मैं आंसर तो आपको सबके भेज ही देती हूँ। तो उस हिसाब से इस हिसाब से आपको ये समझ में आया कि जो हमारे ये हैं रासायनिक अभिक्रिया के 2 नियम हैं, उसमें सबसे पहला तो वही था कि द्रव्यमान जो है ना तो उसे विनाश कर सकते हैं ना ही उसे सृजित कर सकते हैं, और स्थिर अनुपात का नियम दूसरा नियम होता है रासायनिक अभिक्रिया का, जिसमें कि यही होता है कि जो तत्व होते हैं उनका जो द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो निश्चित रहता है, मतलब वो चेंज नहीं रहता, वो स्थिर रहेगा। ठीक है। और ये डाल्टन का सिद्धांत हो गया। तो अब ये तो हमारे यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है हमारा परमाणु क्या होते हैं। एक्चुअल में अब ये बताया जाए कि परमाणु होते क्या हैं।
तो अब आप इसको देखो कि इसमें परमाणु क्या होते हैं, कि क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है। इन दीवारों से एक कमरा एवं नई कमरों के, चलो इसमें बता देती हूँ इसमें क्या होता है। इस परमाणु मतलब वही चीज़ है जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि कोई भी एक पदार्थ यानी द्रव ले लिया और उसको हमने और तोड़ा, फिर उसको और तोड़ा, फिर और तोड़ा, मतलब एक समय ऐसा आया कि अब इसे इससे ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, तो फिर इसका मतलब वो जो सबसे छोटा वाला जो कण था वो परमाणु था। उसी तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक, पहले हमें किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पहले हमें बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले ईंट चाहिए, ठीक है। तो वो जो ईंट है ना, अगर आप उस ईंट को तोड़ो तो आप देखो कि उसके छोटे 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 कण हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे कण, इतने छोटे छोटे, मतलब वो ईंट का बिल्कुल चूरा कर दो ना, बिल्कुल बारीक कण हो जाएगा, वो भी एक कण ही है। तो अभी जब हमने उसे तोड़ दिया तो वो एक छोटा सा कण है, जब वो मिल गई तो वो पूरी ईंट बन गई। फिर जब उस ईंट से आप क्या बना देते हो, ईंट से पूरी एक दीवार बन जाती है, और दीवारों से इतनी सारी ईंट मिलती चली जाएंगी तो क्या बन गई, एक दीवार बन गई, ठीक है। और फिर जब दीवार बनेगी, दीवार बन जाएगी तो फिर क्या बन जाएगा, एक कमरा बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक कमरा बन जाएगा तो फिर आप देखोगे कि ऐसे ऐसे और कमरे बनते चले जाएंगे, एक कमरे से और कमरे बनते चले गए, और फिर जब बहुत सारे कमरे बन गए तो एक पूरी बिल्डिंग बन गई। तो इस तरीके से एक जो परमाणु था, यानी कि जो एक परमाणु था वो जब आपस में मिलता चला गया तो उसने कितनी बड़ी चीज़ का निर्माण कर दिया। मैंने वही चीज़ बताई कि जिस बेड पे आप बैठे हो तो वो बेड का अगर आप उसे बिल्कुल तोड़ दो, बिल्कुल उसका चूरा कर दोगी, तो उसका एक छोटा सा कण जो होगा वो एक छोटा सा कण होगा, और वो सब मिलकर वो पूरा बेड भी बन जाएगा। तो इसीलिए वही जो सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटा सा कण होता है वही होता है हमारा परमाणु। आप जब इसमें पढ़ोगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि रेत का भी एक छोटा सा कण होता है, और हर जितने भी द्रव होते हैं ना, हर तरीके से उनकी जो रचना होती है वो एक इकाई होती है, वो ही परमाणु होती है। और परमाणु कितने बड़े होते हैं, देखो परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं, ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ये उससे भी छोटे होते हैं, ठीक है। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर है, मतलब वही चीज़ें जैसे ईंट है, तो ईंट को जब आपने चूरा कर दिया तो वो इसमें एक कण मिल जाएगा, वो एक कण भी आप आसानी से देख नहीं पाओगे। लेकिन जब आप उस पूरी ईंट को बना दोगे तो वो लाखों अरबों कणों से यानी कि मिलकर बनी, परमाणु से मिलकर बनी हुई है वो पूरी ईंट। उसमें कितने सारे परमाणु हैं, जो जिस बेड पे भी आप बैठे हो वो सोचो कि उसमें जो एक छोटा सा कण था जिसे हमने परमाणु का नाम दिया है, उसमें कितने सारे लाखों अरबों परमाणु जो है आपस में जुड़े हुए हैं, तब जाके वो बेड जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे परमाणु त्रिज्या दे रखी है जो कि नैनोमीटर में, परमाणु देखो परमाणु जो होते हैं उसे किस में नापा जाता है, नैनोमीटर में। इस चीज़ को भी यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लो। 10⁻⁹ मीटर जो है वो बराबर होता है 1 नैनोमीटर के, और 1 मीटर जो है वो बराबर है 10⁹ नैनोमीटर के, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये त्रिज्या दे रखी है, किस किस की दे रखी है यहाँ पे। हाइड्रोजन का एक परमाणु जो है उसकी त्रिज्या कितनी है, 10⁻⁻⁹। जल का एक परमाणु उसकी त्रिज्या कितनी है, 10⁻⁹ हीमोग्लोबिन अणु जो है जो कि हमारे ब्लड में होता है उसकी कितनी त्रिज्या है, 10⁻⁸। रेत का कण की कितनी त्रिज्या है, 10⁻⁴। चींटी कितनी छोटी होती है, उसकी त्रिज्या है 10⁻⁻3। और सेब होता है, सेब का एक अणु जो है, सेब का एक छोटा सा कण, उसकी कितनी त्रिज्या है, 10⁻⁻1। तो जब परमाणु का आकार इतना छोटा होता है कि हम मतलब उसको देख भी नहीं सकते, तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो पूरा विश्व है वो सब परमाणुओं से ही मिला है और हम उन्हें देख भी नहीं सकते, ठीक है। और ये बात एकदम सच है। और आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धित प्रतिबिंबों को देखा जा सकता है, जैसे माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु जो है वो हमें दिख जाएंगे। अगर हम छोटे से एक कण को किसी भी चीज़ के छोटे से एक कण को अगर हम देखें परमाणु उसकी माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो वो हमें देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे सिलिकॉन दे रखा है, सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब दिया हुआ है कि सिलिकॉन की जो सतह होती है वो इस तरीके की होती है। ये भी माइक्रोस्कोप से देख के और फिर उसके बाद बनाया हुआ है। तो इतने छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा। अब उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट है, विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या हैं। तो इसी के साथ ही हम ये वाली क्लास तो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।